हेलो बच्चों मैं गौरव आर्य आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ मैथमेटिक्स के 12th क्लास के चैप्टर नंबर सेकंड में। और आज हम चैप्टर नंबर सेकंड को स्टडी करेंगे। ये बिल्कुल नया चैप्टर है बच्चों। हमने 1 से लेके बच्चों 50 तक वीडियो में 1 से लेके 50 तक के लेक्चर्स में हमने अब तक डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसको हम स्टडी कर चुके हैं। आज 51th लेक्चर है बच्चों, आज आपका 12th क्लास का 51th लेक्चर है। इससे हम स्टार्ट करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 2 को। और चैप्टर नंबर 2 कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है बच्चों, छोटा सा चैप्टर है। इसके अंदर ये बड़ा आसान चैप्टर है और लगभग 4 या 5 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स तक का आता है ये। तो 4 नंबर बिल्कुल आसान है, ये बात समझ के चलना आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है बच्चों, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF बोलते हैं इसको। और इसमें बेसिकली हम लोग स्टडी क्या करेंगे, हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। जैसे कि आप जानते हो हमारे पास कई फंक्शन होते हैं जिनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा। ठीक है, ये सारे के सारे बच्चों होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसी तरीके से हम अगर साइन इनवर्स थीटा लिख दें, साइन इनवर्स या एक्स लिख दें, थीटा की जगह पे एक्स लिखेंगे, वो मैं सारा बताऊंगा आपको कि क्यों किया है। ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, बस इनवर्स लग गया है ऊपर। ठीक है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स और यहाँ पे कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या है, इनवर्स। देखो इनवर्स लगा हुआ है, ऊपर क्या लगा हुआ है, -1 लगा हुआ है, मतलब इनवर्स लग गया है। तो इनको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस। ठीक है, तो ये हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो बच्चों ये होते क्या है, मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर तरीके से। दोबारा से हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो बच्चों एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। दोबारा से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हल्की सी 2 चीज़ें जान लेते हैं। एक तो कि ये रेशो होते थे बच्चों, रेशो होते थे आपको पता है, और किस किस का रेशो कौन कौन होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी फटाफट। और टेबल भी बनाना सीख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको सारी वैल्यूज़ नहीं याद तभी भी आपको इस चैप्टर में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन क्या होता है, P/H होता है, कोस क्या होता है, B/H होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वो सारा पता होना चाहिए आपको, प्लस आपको टेबल आनी चाहिए। तो ये बेसिक से इंट्रोडक्शन है बच्चों, जो प्रीवियस चैप्टर्स में आपने पढ़ रखा है, पर फिर भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं आता उसको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। तो बच्चों आपको पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो, इन्हीं का यूज करके आप 3 एंगल और निकाल सकते हो। कोसिकेंट थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सीकेंट थीटा और कोट थीटा, ये क्या होते हैं, इनका उल्टा होता है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो कोसिकेंट क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होगा। कोस और सीकेंट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस होगा। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको बच्चों ये बात समझ में आ गई है। पर बच्चों आपको इतनी बातों का पता होना चाहिए डायरेक्टली, मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि आप 12th क्लास के बच्चे हो, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री 10th में भी पढ़ी हुई है, 11th में भी पढ़ी हुई है। तो इतने 2 साल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के अगर आपको इतना भी नहीं पता तो फिर आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है। अगर नहीं पता है बच्चों तो प्लीज़ इसको अच्छे से अब समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अब ये आया कैसे है, अगर इसकी छोटी सी जनरल ट्रिक समझनी हो आपने, वैसे ट्रिक की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे आकर के। ट्रिक आपको 10th क्लास 11th क्लास में काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे भी आगे अगर आपको ट्रिक से याद हो रहा है फिर तो दिक्कत वाली बात है। अब तो आपको ये बिल्कुल पक्के याद होने चाहिए। कोई बात नहीं बच्चों, अगर आपको याद भी नहीं है तो फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पे साइन थीटा लिख देते हैं, ऐसे ही कोस थीटा लिख देते हैं, टेन थीटा लिख देते हैं। याद रखने का तरीका है बच्चों ये। फिर इसके नीचे कोसिकेंट थीटा, देखो जहाँ एस आता है वहाँ सी आएगा। कोसिकेंट और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ऐसे ही कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। देखो सी आया हुआ है तो सी के अपोजिट में रेसिप्रोकल में क्या आएगा, एस आएगा। और यहाँ टेंजेंट और कोट ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, और आपको पता है बच्चों यहाँ पे आप इसको ऐसे स्टडी करते थे, ये आपको पता है, पी पढ़ते थे आप बचपन में, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, और फिर नीचे हर हर बोले, हर हर बोले। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा हुआ है। और इसको डिवाइड कर दो तो देखो अगर आप साइन की तरफ से देखोगे तो साइन की तरफ से क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोसिकेंट की तरफ से उल्टा है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। साइन की तरफ से ऐसे आएंगे, कोसिकेंट की तरफ से ऐसे आएंगे।
कोस की तरफ से ऐसे आएंगे, सीकेंड की तरफ से ऐसे आएंगे, टेन की तरफ से इस तरीके से, कोट की तरफ से इस तरीके से। यानी साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो होता है, ठीक है। कोसिकेंड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशो होता है। कोसिकेंड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सीकेंड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है। कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसकी तरफ से ऐसे आते हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से लिखा हुआ ऊपर। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो वो भी लिखा हुआ है। और ये होता क्या है बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होता है सब कुछ। अगर ये एंगल आपने थीटा मान रखा है, देखो थीटा हर जगह पे आया हुआ है, थीटा हर जगह पे आया हुआ है। अगर आपने ये एंगल थीटा मान रखा है, तो ये सामने वाली थीटा के जस्ट सामने वाली जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, और थीटा जिसके साथ बना हुआ है वो बेस कहलाती है। सबसे बड़े वाली साइड जो होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो वही सारा चीज लिखी हुई है। साइन थीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। कोस थीटा निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये सारे रेशो आपने बचपन में पढ़े होंगे। बच्चों थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, एक बार टेबल भी बनाना सीख लेते हैं। कोई बात नहीं बच्चों, कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा आपको रिकैप हो जाएगा, ठीक है। टाइम तो लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको रिकैप हो जाएगा। अब टेबल बनाने के लिए मैं सिर्फ साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू लिख देता हूँ। बाकी की वैल्यू इन्हीं का रेसिप्रोकल होती है, वो आप बड़े इजीली लिख सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और आप समझ लीजिए बच्चों, आपने 11th क्लास में थोड़ा बहुत वो पढ़ा होगा रेडियन में कन्वर्जन, ठीक है। तो 0 डिग्री लिखो या 0 रेडियन लिखो, एक ही बात है। 0 डिग्री लिख दो या 0 रेडियन लिख दो, एक ही बात है। ऐसे आप 60 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 30 डिग्री को लिख सकते हो π/6, 45 डिग्री को लिख सकते हो π/4, 60 डिग्री को लिख सकते हो π/3 और 90 डिग्री को लिख सकते हो π/2, ठीक है। तो ये सब एक ही चीज़ है, ये चीज़ ध्यान रखना आपने। 45 का मतलब π/4, 30 का मतलब π/6, 0 का मतलब 0 डिग्री में हो जाए, 0 रेडियन में हो, एक ही बात है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू लिखने का बड़ा आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लो बच्चों। फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4, 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। फिर अंडर रूट लगा दो। देखो 0/समथिंग 0, 0 का अंडर रूट कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो ये 0 आ गया। इसका अंडर रूट लगाओगे बच्चों यहाँ पे, तो ये अंडर रूट ऑफ 1/4 यानी आ जाएगा 1/2। तो ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2, उसका अंडर रूट लगाओगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1/2 यानी 1/√2, ठीक है। इस पे अंडर रूट लगाओगे तो ऊपर तो √3 रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ऐसे ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, 1 का अंडर रूट करोगे तब भी 1 रहेगा। कोस में सारी वैल्यू उल्टा करके लिखनी है आपने। देखो ये 1 वाली वैल्यू यहाँ लिखोगे, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी √3/2, ये वाली सही रहेगी सेम, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी 1/2, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, याद करने का एक और तरीका बता देता हूँ। साइन की वैल्यू हमेशा छोटे एंगल पे छोटी होती है और वैल्यू बढ़ती जाती है। कोस की वैल्यू हमेशा छोटे एंगल पे बड़ी होती है और वैल्यू डिक्रीज होती है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। साइन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है थ्रू आउट द इंटरवल। देखो 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, तो इंक्रीज हो रही है वैल्यू बच्चों। और कोस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 1 से डिक्रीज होना स्टार्ट हुई, हाफ पे आ गई, फिर 0 पे आ गई है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, tan थीटा यानी tan 0 डिग्री, तो दिस बाय दिस, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो बच्चों। जब आप डिवाइड करोगे 0/1 0 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करोगे सेम क्वांटिटी है तो 1 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गए। इनको डिवाइड करोगे तो √3 आएगा, इनको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1/0 यानी आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/0 का मतलब होता है बच्चों नॉट डिफाइंड। तो इतनी वैल्यू आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। मान लो बच्चों आपको इसके और नीचे वाली वैल्यू चाहिए, मान लो आपको कोस की वैल्यू कोसिकेंट की वैल्यू चाहिए 60 डिग्री पे, तो कोसिकेंट होता है बच्चों साइन का रेसिप्रोकल। तो ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लो और उसका रेसिप्रोकल कर दो। साइन 60 कितना है बच्चों, देखना जरा, साइन 60 √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल करना है आपने, मतलब √3/2 का पलटना है आपने, तो ये आ जाएगा 2/√3। तो इसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। आपने करना क्या है, देखो ये सारा काम आपने माइंड में करना है, ठीक है। ये सारा काम आपने अपने माइंड में करना है। मान लो आपसे किसी ने कोस 60 की वैल्यू पूछी, तो आपको पता है कि कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, और आपको पता है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो आपने उस वैल्यू को रेसिप्रोकल करके बता देना है 2/√3, ठीक है। मान लो आपसे कोई सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू पूछता है, तो देखो आपको पता है कि सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। सीकेंट रेसिप्रोकल है बच्चों कोस का। अब कोस का रेसिप्रोकल है, कोस 30 कितना होता है, √3/2,
लेकिन ये तो सीकेंट की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपने रेसिप्रोकल करके बताना है 2/√3। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है। ऐसे ही बच्चों जैसे आपके पास मान लो कोई कोट की वैल्यू पूछे 60 डिग्री पे, या कोट π/3 लिखा हो, एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकता है वो π/3, एक ही चीज़ है। इसी तरीके से जनरली अब आगे स्टडी करेंगे। कोट π/3 लिखा हुआ है, π/3 का मतलब बच्चों आपको पता है 60 डिग्री, और आपको पता है कोट किसका रेसिप्रोकल है, टेंजेंट का। टेंजेंट 60 डिग्री कितना है बच्चों, √3 है, लेकिन आपको तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्योंकि तो कोट की वैल्यू पूछ रहा है, तो आ जाएगा 1/√3। कोट 60 डिग्री कितना आया बच्चों, 1/√3 आया। क्यों आया, क्योंकि ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल है और टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3 के बराबर। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। जो नीचे की चीज़ें बची हुई हैं आपके पास, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, वो सारे के सारे क्या हैं, इन तीनों के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, कोस का होता है सीकेंट, टेंजेंट का होता है कोट। इनकी वैल्यू बतानी है तो इनकी वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल करना है आपने। बच्चों इतना इंट्रोडक्शन मेरी समझ में आपके लिए काफ़ी है। फिर भी जो ट्रिग्नोमेट्री आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ी हुई थी वो सारी यूज़ होगी यहाँ पे, लेकिन अगर आपको नहीं आती तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको क्लियर कराऊंगा। मैं जो फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं वो साथ के साथ लिखता भी रहूँगा। ठीक है बच्चों, तो अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत करते हैं बच्चों। अभी तक देखो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी नहीं किया हमने अभी तक। ठीक है, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करते हैं बच्चों। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ना एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ, एक दो क्वेश्चन करना चाहता हूँ बच्चों। प्लीज़ 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 मुझे ये बताओ कि साइन π/3 कितना होता है। साइन π/3 कितना होता है, 60 डिग्री। तो साइन π/3 बच्चे आप माइंड में कह रहे होंगे √3/2 होता है सर, √3/2 होता है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, कोस π/6 कितना होता है। अब कोस π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री कितना होगा, ये भी √3/2 होगा। आपको पता है बच्चों, सारी टेबल मेरे ख्याल से आपको याद है। अगर आपको सारी टेबल याद नहीं है तो फिर भी आप साइन और कोस और टेंजेंट, ये तीन की वैल्यू तो जरूर याद रखें। ठीक है, साइन, कोस और टेंजेंट की वैल्यू जरूर याद रखें। अगर आपने सारी टेबल नहीं याद रखनी कोई बात नहीं, पर साइन की वैल्यू, कोस की और टेंजेंट की, तीनों की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, टेंजेंट π/3 आपसे कोई पूछे तो कितना होगा, टेंजेंट 60 डिग्री √3। अगर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर आपसे कोई पूछ रहा है बच्चों कोसिकेंट π/4, तो देखो आपको पता है कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन π/4 कितना होता है, 1/√2। तो ये कोसिकेंट π/4 कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल, तो √2 आ जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल, 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, √2। तो ये √2 हमारा आंसर आ गया बच्चों, आपको पता चल ही गया बच्चों। अब बच्चों आप ध्यान से समझना जरा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, एंगल लिखा हुआ है। साइन के अंदर क्या लिखा हुआ है बच्चों, एंगल। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसके अंदर क्या लिखा होता है, एंगल लिखा होता है, और आंसर में क्या आता है कि वैल्यू आती है। आंसर में क्या आता है, वैल्यू आती है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अंदर एंगल लिखा होता है और आंसर में क्या आता है बच्चों, वैल्यू आती है। ये बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे काम करता है, उसमें ना देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स है। बस सिर्फ ये काम उल्टा करेगा। देखो ये क्या काम करेगा, इसके अंदर यहाँ पे क्या आता था, एंगल आता था, लेकिन इसके अंदर इन्वर्स वाले में क्या आएगी, वैल्यू आएगी, और ये आंसर में क्या देगा आपको, एंगल देगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है। मैंने क्या कहा आपको कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, इन्वर्स ट्रिगो होगा, उसके अंदर यहाँ पे एंगल की जगह पे क्या आएगा, वैल्यू आएगी, और आंसर में एंगल आएगा। क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उल्टा काम करता है। ठीक है, अपोजिट काम करता है, ये काम इसका अपोजिट करता है। ठीक है, इसका मतलब बच्चों अगर मान लो आपको पता है कोस π/6 की वैल्यू कितनी थी, √3/2, तो कोस इनवर्स √3/2 कितना होगा, π/6 हो जाएगा। बड़ा ही आसान है। टेंजेंट π/3 की वैल्यू √3 थी, तो टेंजेंट इनवर्स √3 कितना होगा, π/3। आपने सिर्फ ये सोचना है बच्चों कि टेंजेंट √3 वैल्यू कौन से एंगल पे देता है, टेंजेंट √3 वैल्यू कौन से एंगल पे देता है। ठीक है, कोसिकेंट इनवर्स √2 निकालने के लिए मान लो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, वो आपको पता है, आपने क्या सोचना है कि कोसिकेंट √2 वैल्यू कौन से एंगल पे देता है। तो कोसिकेंट √2 वैल्यू कौन से एंगल पे दे रहा है, π/4 पे दे रहा है बच्चों। अगर आपको ये चीजें नहीं, कोसिकेंट का नहीं ध्यान में तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको साइन, कोस और टेंजेंट का आना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपको इतना भी आता है तब भी आपका काम आसानी से चल जाएगा बच्चों। अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको। मान लो टेंजेंट इनवर्स 1 लिखा हुआ है, तो आप क्या सोचोगे कि टेंजेंट 1 वैल्यू कौन से एंगल पे देता है।
हमेशा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शन की वैल्यू निकालते टाइम आपने यही सोचना है कि ये वाला फंक्शन ये वाली वैल्यू कौन से एंगल पे देता है, कौन से एंगल पे, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर हमेशा क्या आएगा, एंगल आएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर हमेशा क्या आएगा, एंगल आने वाला है। ठीक है, तो मान लो आपके पास ये आया हुआ है बच्चों, मान लो आपके पास आया हुआ है साइन इनवर्स 1/√2, तो आपने ये सोचना है कि साइन वाला फंक्शन 1/√2 वैल्यू कौन से एंगल पे देता है, तो आपके माइंड में आएगा π/4। ठीक है, टेंजेंट वाला फंक्शन 1 वैल्यू कौन से एंगल पे देता है, तो आपको पता चलेगा π/4। ठीक है, मान लो आपके पास आया हुआ है कोस इनवर्स 1/2 आया हुआ है, तो आपको सोचना पड़ेगा माइंड में कि कोस 1/2 वाली वैल्यू कौन से एंगल पे देता है, अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा कि कोस ये वाली वैल्यू 1/2 एंगल π/3 पे देता है, 60 डिग्री पे देता है, क्योंकि कोस 60 डिग्री तो 1/2 होता है बच्चों। तो कोस 1/2 वैल्यू कौन से एंगल पे देता है, π/3 पे देता है। आपको अपने आप से यही क्वेश्चन पूछना पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए कि ये वाला फंक्शन ये वाली वैल्यू कौन से एंगल पे देता है, ये वाला फंक्शन ये वाली वैल्यू कौन से एंगल पे देता है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज 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 अपने आप से इस क्वेश्चन को 3-4 बार अभी पूछ लीजिए, तो आपको अगर अंदर से जवाब आए तो समझ लीजिए कि आप आगे जाने के काबिल हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों आगे बढ़ने से पहले दो छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें नोट कर लेते हैं। पहली छोटी सी बात बच्चों क्या है कि साइन इनवर्स एक्स, जो साइन इनवर्स एक्स है बच्चों, इसका मतलब है साइन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स कभी भी 1 में साइन एक्स के बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, आप इसको ये ना समझना कि साइन इनवर्स को आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये बच्चों एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इसका काम अपोजिट करता है और इसका कोई मतलब नहीं है। जो ये 1/x है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन एक्स का होल इनवर्स। अगर साइन एक्स का कहीं पे होल इनवर्स लिखा हुआ है, भाई ये पूरा फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, और इस फंक्शन का हमने क्या करना है, इनवर्स करना है, तब आप उसको 1/sin x लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स, क्योंकि साइन इनवर्स अपने आप में एक फंक्शन है बच्चों, उसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, वो बात मैंने यहाँ लिख रखी है। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जैसे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये क्या होते हैं बच्चों, या बाकी के भी फंक्शंस कोसिकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कोट इनवर्स, वो क्या होते हैं, सारे के सारे सिंबल्स होते हैं, दे डोंट हैव एनी मीनिंग। ठीक है, इनका कोई मीनिंग नहीं होता। साइन इनवर्स का मतलब सिर्फ इतना है कि ये साइन का अपोजिट काम करेगा, साइन एंगल पे लगता है और आंसर में वैल्यू देता है, ये फंक्शन वैल्यू पे लगेगा और आंसर में एंगल देगा, बस सिर्फ इतना अपोजिट काम करेगा। साइन इनवर्स एक्स को आप 1/sin x नहीं लिख सकते। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, साइन एक्स के होल इनवर्स को आप 1/sin x लिख सकते हो। तो ये चीजों में बिल्कुल बारीक सा फर्क है, कई बंदों को तो पता भी नहीं चला होगा कि क्या फर्क है, लेकिन मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ बच्चों इसको। आप प्लीज अगर आपको नहीं पता चला तो 1-2 बार रिवाइंड करके जरूर देखें वीडियो को यहाँ से, इस पोर्शन से। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आज के इस लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों, अब मेरे पास इस पूरे के पूरे चैप्टर के लिए मेरे पास 9 सेट्स हैं। उन 9 सेट्स को अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे, 9 सेट में कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, काफ़ी सारे फॉर्मूले आएंगे, लेकिन बड़े आसान आसान फॉर्मूले हैं, सेट्स बने हुए हैं 9 फॉर्मूलों के। अगर उनको आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आपके लिए पूरा चैप्टर बिल्कुल आसान है बच्चों। तो सेट नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। सेट्स के फॉर्मूले के अच्छे से आपने समझ लेना है, उनको अच्छे से आपने ध्यान रख लेना है, याद रख लेना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेट नंबर 1 पे आते हैं। सेट नंबर 1 के फॉर्मूले कौन से हैं, फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, सेट नंबर 1 ये कहता है बच्चों, अगर आपके पास यहाँ पे साइन इनवर्स और अंदर साइन एक्स लिखा हो, साइन इनवर्स बाहर हो अंदर साइन एक्स लिखा हो, तो ये आपस में ना एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, पर आपने काट के नहीं दिखाना है ऐसे, आप सीधा आंसर में एक्स लिख सकते हो। आपने बस सिर्फ ये समझना है कि ये साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, आपस में नहीं कैंसिल आउट करना है इनको। तो ये एक्स का सीधा एक्स आ जाएगा। कई बच्चे ने इसको कैंसिल करके दिखाते हैं, वो गलत है बच्चों, आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो सीधा आंसर आ जाएगा एक्स। ऐसे ही अगर आपके पास कोस इनवर्स और कोस एक्स लिखा होता तो दोनों देखो, एक इनवर्स फंक्शन है, एक सिंपल फंक्शन है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर आ जाएगा एक्स। सेम सेम फंक्शन होने बहुत जरूरी है। मान लो यहाँ टेंजेंट इनवर्स लिखा हुआ है और अंदर भी tan x लिखा हुआ है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से कोसिकेंट इनवर्स लिखा हो, कोसिकेंट एक्स लिखा हो तो आंसर में एक्स आ जाएगा। सीकेंट इनवर्स लिखा हो, अंदर सीकेंट एक्स लिखा हो तो भी आंसर में एक्स आ जाएगा। एक दूसरे का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे भी आंसर में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर साइन बाहर होता और इनवर्स वाला फंक्शन अंदर होता, तब भी देखो एक इनवर्स फंक्शन है, एक सिंपल फंक्शन है, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे।
एक सिंपल फंक्शन है, एक इन्वर्स फंक्शन है, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। एक सिंपल फंक्शन है, एक इन्वर्स फंक्शन है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। आप बाकी के फॉर्मूले अपने आप लिख सकते हो बच्चों। ये आपका फॉर्मूले का सेट नंबर 1 है। बड़ा ही सिंपल था बच्चों सेट नंबर 1, इसमें बहुत सिंपल सिंपल से फॉर्मूले थे। अब इसके साथ साथ बच्चों सेट नंबर 2 भी स्टडी कर लेते हैं। कुछ सेट स्टडी करके फिर इकट्ठे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। सेट नंबर 3 तक स्टडी कर लेते हैं पहले, फिर कुछ ही क्वेश्चंस और आपको होमवर्क दूंगा इस वीडियो का। तो सेट नंबर 2 देखो जरा। सेट नंबर 2 में बड़े सिंपल फॉर्मूले हैं, देखो इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है सेम सेम चीजें होनी चाहिए। एक इन्वर्स फंक्शन होना चाहिए, एक सिंपल फंक्शन होना चाहिए, तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है, आंसर सिर्फ एक्स आता है। ठीक है। सेट नंबर 2 क्या कहता है, सेट नंबर 2 ये कहता है कि अगर आपके पास साइन इनवर्स लिखा हो और अंदर माइनस एक्स लिखा हो, या आपके पास कोसिकेंट इनवर्स लिखा हो, कोसिकेंट इनवर्स अंदर एक्स लिखा हो, या आपके पास टेन इनवर्स लिखा हो, ठीक है, तो और अंदर माइनस एक्स लिखा हो। देखो सोना चांदी तोले, अगर सोना चांदी तोलने की बात हो रही है बच्चों तो माइनस का आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सोना चांदी की बात हो रही है तो नेगेटिव चीज तो नहीं रहेगी वहां पे। सोना एस, चांदी सी और तोले टी। तो देखो साइन उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट और